वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 70 लेकर हाजिर हुए हैं। हम स्टार्ट करें, वही रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 400 लाइक और 150 कमेंट डन करें। तो चलें पढ़ते हैं नॉवल की जानिब। अंकल चाहते हैं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, सुल्तान ने अपने सामने बैठे रिबाल से पूछा। लहजे में संजीदगी थी। जी, अब वो नहीं चाहते कि अब मैं मज़ीद आपका बॉडीगार्ड बनकर रहूं। आप मेरे बहनोई हैं, मेरी छोटी बहन के शौहर, और ये बात मेरे अब्बू को गवारा नहीं है कि इनका बेटा इनके अपने दामाद का बॉडीगार्ड, अपने दामाद के बॉडीगार्ड की नौकरी करे। रिबाल ने भी संजीदगी से जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो? सुल्तान ने पूछा। जो अब्बू चाहते हैं, मैं अब्बू की बात नहीं टाल सकता। कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा हूँ। तुम्हें कोई शिकायत है मुझसे? सुल्तान अपने एक लिखा गया दाएं हाथ की कोनी रिवॉल्विंग चेयर के हैंडल पर रखकर हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी ठोड़ी के नीचे रखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, बल्कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतने सालों के साथ में आपने कभी भी मुझे अपना बॉडीगार्ड नहीं बल्कि हमेशा छोटा भाई समझा। और जब से इस नए रिश्ते का इंकशाफ हुआ है तब से तो आप मुझ पर और मैं ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं। मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं अपने बहनों की हिफाजत करूं, लेकिन वो क्या है ना, मेरे अब्बू को ज़रा मेरा ये काम पसंद नहीं आ रहा, और शायद किसी और को भी। वो कहते कहते चुप हो गया। शायद किसी और को भी? सुल्तान ने आंखें छोटी करके पूछा। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप नूर को लेकर घर आ सकते हैं? इसने सुल्तान के सवाल के जवाब में पूछा। शायद किसी और से? क्या मुराद है तुम्हारी रिबाल? क्या मुराद है रिबाल? सुल्तान की सुई में ही अटकी रही। आपके सवाल का जवाब मैं शाम को दे दूंगा। अगर मुमकिन हो सके तो आप नूर को लेकर घर आ जाइएगा। मैं अपनी पूरी फैमिली के सामने ये बात करना चाहता हूँ, रिबाल ने कहा। कहते हुए होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे हाँ, तुम तो अभी लंदन से आए हो, और जब से तुम लंदन से आए हो कुछ बदले बदले से हो, ये मैंने नोट किया है, लेकिन पूछा नहीं है। क्या इसकी वजह जेनिफर है और तुम इसी के मुतालिक बात करने वाले हो? ये बताओ, तुम्हारी और इसकी बात हो गई थी? और क्या बात हुई थी? दोनों के दरमियान सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था ना? सुल्तान ने एक साथ सारे सवाल पूछ डाले। इसके सवालों पर रिबाल ने गहरा सांस लिया और कंधे उचका दिए। ये क्या बात हुई? सुल्तान ने कहा। आपको फुर्सत मिल गई है मुझसे ये पूछने की कि मैं लंदन से आया हूँ, वहाँ मेरी जेनिफर से क्या बात हुई है? 15 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, और मेरे आने के बाद अल्लाह ने हमें ये खुशी की खबर सुनाई है। तब से तो आप पूरी दुनिया को भूले हुए हैं। आपका सारा ध्यान, आपका सारा वक्त तो नूर के लिए है। रिबाल ने इस पर लतीफ़ सा तंज किया। कसम से, डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तुम्हें नूर का भाई साबित करने के लिए। अपनी बहन की तरह ताने मारते हो। इससे ये पता चल रहा है कि तुम इसके भाई हो।
सुल्तान ने रिबाल के लतीफ़ से तर्ज पर कहा तो वो हंस दिया। कितने ताने मार दिए मेरी बहन ने आपको, ज़रा मुझे भी तो पता चले। रिबाल ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर पूछा। ओहो, नौकरी छोड़ी है तो तुम तो बिल्कुल सालों की तरह बिहेव करने लगे, सुल्तान ने इसके पूछने और बैठने के अंदाज पर कहा। अगर मेरी बहन के खिलाफ आप कुछ कहेंगे तो फिर मैं आपको साला बनकर ही दिखाऊंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? सुल्तान ने दोनों हाथ टेबल पर रखकर इसकी तरफ झुकते हुए पूछा। नहीं, ये काम तो मेरी बहन काफ़ी अच्छा करती होगी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, रिबाल ने हंसकर कहा तो सुल्तान भी मुस्कुरा दिया। बात तो सही कह रहे हो, ये काम तुम्हारी बहन बहुत अच्छा करती है, पहले से ही धमकियाँ देती थी। अब तो इसकी धमकियों में अब तो इसकी धमकियों का लेवल ही बदल गया है, सुल्तान ने हंसकर कहा। बताएं, आप आएंगे ना नूर को लेकर? रिबाल ने पूछा। ठीक है, हम आ जाएंगे। वैसे तुम्हें कोई आइडिया है एक्सपोर्ट के बिजनेस का? अब सुल्तान ने बात का मौजू बदला। आइडिया तो कोई नहीं है, लेकिन करूँगा तो आइडिया हो जाएगा। अब्बू ने भी बैंक की नौकरी की है, मैंने पुलिस की और फिर बॉडीगार्ड की, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, रिबाल ने कहा। डोंट वरी, हम हैं, जहाँ भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो हमें बताना, हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, सुल्तान ने कहा तो रिबाल को इसकी बात पर कुछ ढाढ़स बंधी। चलें तो फिर शाम को मुलाकात होती है, आप खाना हमारे साथ ही खाइएगा। कहते हुए रिबाल कुर्सी से उठा और इससे हाथ मिलाकर इसके केबिन से जाने लगा। कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होगा, कोई तुम्हारी तरह हमारे लिए जान पर खेलने वाला नहीं होगा। वो केबिन से जा रहा था जब इसे सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। रिबाल के कदम ज़मीन पर गड़ गए। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर पलटकर सुल्तान को देखा। शहरयार के बाद सिर्फ एक तुम हो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिस पर हमें यकीन है कि हमारे हिस्से की गोली वो अपने सीने पर खा सकता है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। सुल्तान ने अपनी कुर्सी से उठकर इसके करीब आते हुए कहा। आपकी नौकरी छोड़ी है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं। रिबाल कल भी आपके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा सकता था, रिबाल आज भी आपके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा सकता है। यहाँ तो आप सिर्फ मेरे बॉस थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। तब रिबाल आपके लिए जान देने को तैयार था। आज तो आप मेरी बहन के सुहाग हैं, मेरी बहन की खुशी है, इसकी ज़िंदगी है, और अपनी बहन के सुहाग के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रिबाल हमेशा आपके साथ है, हर कदम पर। आपको जब रिबाल की ज़रूरत पड़ेगी आप रिबाल को अपने साथ खड़ा पाएंगे। कहते हुए रिबाल आगे बढ़कर इसके गले लग गया। सुल्तान ने भी एकदम से अपने मजबूत बाजों में भर लिया। दोनों की आंखें नम हुई थीं। 4 साल का साथ था, इसको छोड़ना आसान तो नहीं था, दोनों में से किसी के लिए नहीं। अल्तमश को रखिएगा अपने साथ, वो मेरी तरह आपका वफादार है, रिबाल ने कहा। सुल्तान ने इसकी बात पर हुनकारा भरा और अलग होकर इसके दोनों शानों पर थपकी दी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर,
सुल्तान ने सच्चे दिल से कहा, थैंक यू सो मच, रिबाल ने कहा और फिर वो इसके कैबिन से निकल गया। रिबाल ऑफिस में सबसे मिलकर आया था। सबको पता चल गया था कि वो नूरे का भाई है और ये भी पता चल गया था कि वो ये नौकरी छोड़ रहा है। सब इससे बहुत अच्छे से मिले थे। रिबाल सबके जहनों पर एक बेहतरीन छाप छोड़कर आया था। कहाँ थे आप? मैं कब कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। कितने मैसेजेस किए हैं आपको, कितने कॉल्स किए हैं, आपने मेरे एक कॉल्स का जवाब नहीं दिया, एक मैसेज का जवाब नहीं दिया, एक कॉल नहीं उठाई। सुल्तान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नूर इस पर बरस पड़ी। आई एम सॉरी। सुल्तान ने अपने हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस और कोट सोफे पर रखा और अपनी टाई की नोक ढीली करते उसके करीब बैठ गया। इतना लेट क्यों किया आपने? आपको पता है घर पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। भाई ने आपको सुबह ही आने का कह दिया था, इसके बावजूद आप इतना देर से आए हैं। नूर ने खुफगी भरे अंदाज में कहा, सॉरी कह तो रहे हैं हम। सुल्तान ने कहा, ऐसे कैसे बिजी थे आपको फुर्सत नहीं मिली मेरे मैसेज देखने की, मेरी एक भी कॉल रिसीव करने की। देखना, मैसेज टाइप करते करते मेरी पोरों की क्या हालत हो गई है। नूरे ने अपनी गुलाबी हथेली सुल्तान के सामने करके अपनी तेज गुलाबी पोरे इसे दिखाते हुए कहा, ओ ये तो काफी जुल्म कर चुके हैं आप खुद पर। इसके तेज गुलाबी पोरों को अपनी शहारत की उंगली से छूते हुए सुल्तान ने कहा, सिर्फ आपकी वजह से। नूर ने इसे जताया, हम आपसे माजरत चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। सुल्तान ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामा, फिर एक एक करके इसके पोरों पर अपने लब रखता गया। नूर इसकी मोहब्बत पर सूख पड़ती गई। बस हो गया। नूरे ने एकदम अपने हाथ इसके हाथ से खींचते हुए कहा, अभी कहाँ, अभी तो आपकी हथेलियाँ, फिर आपकी आंखों, फिर आपके होंठ, फिर आपके रोम रोम छूना है, तब जाकर हमारी माजरत पूरी होगी। सुल्तान ने अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखकर इसके चेहरे के करीब झुकते हुए दिल फरेब अंदाज में कहा, जी नहीं, काफ़ी हो गया, बस अब घर चलें। नूरे ने सुल्तान के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करते हुए कहा। सुल्तान की गुर्बत पर इसकी सांसें बेहंगम हुई थी। सुल्तान ने मोहब्बत भरी नज़र इसके सजे सवरे रूप को देखा और मोहब्बत भरी नज़र से इसके सजे सवरे रूप को देखा। आपको पता है नूर, आप दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ हमारे दिल में आपकी मोहब्बत और गहरी होती जा रही है। सुल्तान ने अपनी शहादत की उंगली इसकी चमकती पेशानी पर रखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पेशानी से नीचे ले जाते इसकी खड़ी सुतवा नाक से होते इसके उनाबे लबों पर फेरने लगा। सुल्तान, हमें घर जाना है। नूर ने इसकी आंखों में उतरते मोहब्बत के खुमार को देखते हुए कहा। सुल्तान ने इसके गुलाबी लबों पर शहादत की उंगली रखकर अंगूठा फेरा। इसके भरे भरे गुलाबी होठों लबों को देखकर सुल्तान के गले में किलची भरकर मातूम हुई।
اس نے اپنا دایاں ہاتھ نور کی گردن میں پھنسایا اور انگوٹھے سے آہستہ آہستہ اس کے گلابی گال سہلاتے اپنے نرم گرم لب اس کے منابی لب پر دھر دیے۔ اس کے ملائم لبوں کا لمس ملتے ہی سلطان نے گہرائی سے آنکھیں بند کی۔ ایسے لگا جیسے ساری تھکن اس کے نرم لبوں نے اپنے اندر سمیٹ لی ہو۔ وہ گہرائی سے آنکھیں بند کیے نورے کے لبوں کا جام پیتے ہوئے دنیا بھول رہا تھا۔ نورے بھی گہرائی سے آنکھیں بند کیے اس کے تپش زدہ لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سلطان کی شدت اس کے لبوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ اس کے لبوں کا جام پیتے، اس کی گردن سے ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اس کی شرٹ کے ہک کھولنے لگا۔ نورے نے اس کے ہاتھوں کی بے باک خطاؤں کو محسوس کرتے نیم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو ابھی بھی گہرائی سے آنکھیں بند کیے اپنے کام میں بزی تھا۔ نورے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جیسے وقت کا احساس دلانا چاہا، لیکن سلطان اس وقت کسی اور جہان میں جا چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ نورے کی قمیض کے ہک کھولے اور کندھے سے سرکا کر وہ اس کی گردن پر جھک کر اس کی سراہی دار گردن پر شدت اور محبت سے بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سلطان کے جذباتوں میں طغیانی مچا رہی تھی۔ اس نے بے ہنگم ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی اپنے لبوں میں بھرا۔ ایک مدھم سی سسکی تھی جو اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ ایک لمبا سا گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو اس کے بے باک لمس اور بدلحاظ نظروں سے خود کو بچانا چاہا، لیکن سب بے سود۔ وہ شدت سے اس کی اپنے لبوں میں بھرتا دو چار ہو رہا تھا۔ سلطان یہ غلط ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، نورے نے اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اسے پتہ تھا اگر اس نے سلطان کو نہیں روکا تو وہ بھی اس کے ساتھ جذبات میں بہہ جائے گی، اور فی الحال جذبات میں بہنا ان کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ نور کی بات سنتے سلطان جیسے ہوش کے دنیا میں واپس آیا۔ "آئی ایم سوری" اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر سلطان نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری ہوئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال نور کا بھی تھا، لیکن وہ دونوں سنبھل گئے تھے اپنے بچے کے لیے۔ "ہم چینج کر آتے ہیں" سلطان نے کہا اور اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کو مینشن میں آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ مینشن میں سینئر ایڈیٹر کے پاس تھا۔ وہ بیسمنٹ میں سینئر ایڈیٹر کے پاس تھا۔ سینئر ایڈیٹر سلطان سے ہاتھ جوڑ کر اسے چھوڑنے کی ترلی منتیں کر رہا تھا۔ فی الحال سلطان بھی اسے زیادہ دن اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وجہ نور کی طبیعت تھی۔ ابھی فی الحال اسے نور کو دیکھنا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کو، اس کے بچے کو یا نور کو نقصان ہو۔ اس نے اپنے دونوں باڈی گارڈز سے کل اسے اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا کہہ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ 24 گھنٹے اس پر نظر رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور سینئر ایڈیٹر کو بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحہ
इसे इस दुनिया से रुखसत करने में नहीं लगाएगा। ये बात नहीं थी, ये धमकी थी जिससे वो बुरी तरह डर गया था। इतने दिन में इसे ये तो पता चल गया था कि सुल्तान अपने कहे को हर कीमत पर पूरा करता है। अगर इसने कहा है वो इसे इस दुनिया से रुखसत कर देगा तो इसने अगर ज़रा सा भी चालाकी की तो वो वाकई कर देगा। तुमने रईस और ज़रग़ाम के लिए काम किया, अब तुम हमारे लिए काम करोगे। इनकी एक एक बात जो तुम्हें पता चलेगी वो हम तक पहुंचाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर। अपने हाथ में पकड़ी बंदूक सुल्तान ने इसकी कनपटी पर रखते हुए बात अधूरी छोड़ी थी। मैं अब वो करूँगा जो आप कहेंगे नवाब साहब। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, ना ही आपके साथ कोई चालाकी करूँगा। मैं आपकी ताकत को समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दें जो मैंने ज़रा से पैसों के लालच में ये सब कुछ किया। आगे वही करूँगा जो आप कहेंगे। वो हाथ जोड़े सुल्तान से कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से सुल्तान फतेह जंग खां मुतासिर होगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। हम इंसान को सिर्फ एक बार परखते हैं, इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता। तुम भी नहीं बदलोगे, लेकिन अब कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि अब सामने सुल्तान है। जिस दिन तुमने ज़रा भी चालाकी करने की कोशिश की, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सुल्तान से धमकाकर जा चुका था और वो इसकी धमकी में आ भी चुका था। सुल्तान नूर को बहुत एहतियात से घर लेकर आया था। घर में भी मुज़ना बेगम और किरण इसका बहुत ख्याल रख रहे थे। कुछ डिशेस तो इन्होंने नूर की पसंद की बनाई थी। बहुत दिन बाद वो सब यूँ मिले थे और एक साथ मिलकर मुकम्मल फैमिली का मंजर पेश कर रहे थे। मुज़ना बेगम तो हरीत को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन किरण की नाराज़गी की वजह से आफरीदी साहब ने इन्हें मना कर दिया। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। सर्दियों की रातें थी, लॉन में नहीं बैठ सकते थे। नूरे के आराम का ख्याल करते हुए वो सब लिविंग रूम की बजाय आफरीदी साहब के कमरे में बैठे थे। नूर इनके बेड पर महारानी की तरह विराजमान चॉकलेट से इंसाफ कर रही थी। अब बताओ बेटा, क्या बात करनी थी? आफरीदी साहब ने खामोश बैठे रिवाल से कहा। इनके पूछने पर सब रिवाल की तरफ मुतवज्जो हो गए। अब्बू, दरअसल बात ये है। रिवाल ने अपनी बात का आगाज़ किया। वो दरअसल बात ये है कि इसका सर झुका हुआ था। इसने झुके सर के साथ आहिस्ता से नजरें उठाकर अपने माँ बाप को देखा, जो बड़ी गौर से इसे देख रहे थे। वो अम्मी, मुझे मतलब मैं शादी करना चाहता हूँ, इसने कहकर अपनी नज़रें झुका ली और वो सब हैरान से इसे देखने लगी। कुछ लम्हे कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। सुल्तान बेयकीनी से इसे देख रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, इसे खबर तक नहीं थी। किससे? सवाल आफरीदी साहब ने पूछा। इनके सवाल पर रिवाल ने सुल्तान की तरफ देखा। रिवाल कुछ लम्हे से देखता रहा। सुल्तान भी इसे देख रहा था। दोनों ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। सुल्तान भाई से, नहीं, ये नहीं हो सकता। सुल्तान भाई की शादी तो अभिया से हो गई है और वो नॉर्मल है। नॉर्मल तो आप ही लगते हैं।
لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ سلطان بھائی سے؟ کرن اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی۔ اس کی بات پر سب نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ربال اس کی بات پر بہت چکا رہ گئے، جبکہ سلطان اس کا دماغ چکرا گیا۔ اور نور تو کبھی ربال کو تو کبھی سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ بیوقوف کرن، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مزرا بیگم نے اسے ٹوکا۔ میں نہیں کر رہی ہوں، بھائی کر رہے ہیں۔ اس نے ربال کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ اسے سلطان سے شادی کرنی ہے؟ انہوں نے گھور کر پوچھا۔ آپ کے پوچھنے پر انہوں نے سلطان بھائی کو دیکھا، اس نے وضاحت کی۔ اپنی وکالت کورٹ میں چھوڑ کر آیا کرو، ہر جگہ موقع واردات پر کیا ہو رہا ہے اس کی ٹوہ میں لگی رہتی ہو، انہوں نے کہا، اور پھر ربال کی طرف دیکھا جو اس کی بات پر سرخ چہرہ لیے کبھی سلطان تو کبھی نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے وقوفی چھوڑو، تم بتاؤ بیٹا، تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ آفریدی صاحب نے کہا۔ میں سلطان بھائی کی کزن جینیفر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ربال نے آخر کار اپنے دل کی بات کہہ دی۔ جینیفر کا نام سن کر جہاں سلطان خوش ہوا، وہیں نور اور باقی سب گھر والے شاک ہو گئے۔ جینی؟ نور نے پوچھا۔ اس کی آواز میں بھی حیرت اور بے یقینی واضح تھی۔ کرن تو بنا کچھ کہے ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ آفریدی صاحب اور مزرا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ربال نے باری باری سب کے ایکسپریشن دیکھے۔ کب سے ساتھ ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے؟ کچھ دیر بعد آفریدی صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابو، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، فی الحال اس سے زیادہ کچھ نہیں، ربال نے سر جھکائے جواب دیا۔ اس کے جواب پر آفریدی صاحب نے سلطان کی طرف دیکھا۔ ربال کی پسند لاجواب ہے، ہماری کزن بہت اچھی ہے، سلطان نے کہا۔ تو کیا آپ ان سے ملنے لندن گئے تھے؟ آفریدی صاحب نے پوچھا۔ جی، اور کیوں گیا تھا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہوئے ربال نے انہیں سب بتا دیا۔ جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا، سچ وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ جینیفر کی حالت کو سن کر تو سبھی حیران ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ حیران نور ہوئی تھی۔ کیا وہ میرے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ تو ان کی فیملی کو پتہ ہے؟ مزرا بیگم نے پوچھا۔ جی، ربال نے سر جھکائے ہی جواب دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن وہ کرسچن ہے، آفریدی صاحب نے کہا۔ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے ابو، لیکن میں نے اسے اپنے لیے مسلمان ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے اسے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جب بھی وہ مسلمان ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اور مجھے یقین ہے وہ دن ہماری زندگی میں آئے گا جب وہ اللہ کے لیے حقیقی مذہب کو چنے گی۔ ربال نے محتاط لفظوں میں اپنی بات کہی۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی، اس کے لفظوں کے چناؤ نے کچھ لمحے کے لیے سب کو چپ کرا دیا۔ یہ تمہاری خوشی ہے؟ آفریدی صاحب نے پوچھا، اور پوچھتے ہوئے بڑی غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ان کے سوال پر جو رنگ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہرا تھا، اس کے بعد انہیں کسی جواب کی خواہش نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ اس کے جواب دینے سے پہلے آفریدی صاحب نے کہا تو اس نے ایک دم چہرہ اٹھا کر اپنے ابو کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ خالص تھی۔ آپ دل سے راضی ہیں نا؟ وہ اٹھ کر ایک دم ان کے پاس آئے اور ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ہاں،
इन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखकर कहा, और अम्मी आप? अब वो मुज़रा बेगम के पास आया। मेरे बेटे की खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ अजीज़ नहीं। इन्होंने झुककर इसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा, और तुम दोनों को? इसने दोनों बहनों को पूछा, जिस पर नूर तो आगे बढ़कर इसके गले लग गई, जबकि किरण ने मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। वो बहुत खुश थी जब तक इसकी माँ ने ये जुमला, मेरे बेटे की खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ अजीज़ नहीं कहा था। बेटों की खुशियाँ अजीज़ होती हैं और बेटियों की, इनकी खुशियों का माँ बाप को ख्याल नहीं होता। इन्हें अपनी मर्जी से जिस खूट जैसे चाहें बांध देते हैं। इसके दिल में एकदम ही इस तरह के ख्यालों ने जन्म लिया, और हमें तो कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। रिबाल के पूछने से पहले सुल्तान ने कह दिया तो वो हंस पड़ा। माहौल एकदम खुशगवार हो गया था, लेकिन किरण के अंदर टूट फूट मचा गया था, और फिर अपने गैर अहम होने का एहसास हुआ। उसे फिर अपने गैर अहम होने का एहसास हुआ। तुमने बाबा साईं और अपनी मम्मी को बुलाया है? दोनों भाई ऑफिस जा रहे थे जब सुल्तान ने ड्राइविंग करते हुए शहरयार से पूछा। आज शहरयार 6 महीने बाद ऑफिस जा रहा था, तो दोनों भाइयों ने साथ जाने का सोचा, और जब दोनों साथ हों तो सुल्तान कभी भी ड्राइविंग नहीं करता था। हाँ, शहरयार ने जवाब दिया। खैरियत? सुल्तान पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो था। हाँ, मुझे बाबा साईं और मम्मी को मायदा से मिलवाना है। मैं दोबारा अपने काम पर लग चुका हूँ, अपनी बीवी को पाल सकता हूँ, तो बस अब सोच रहा हूँ शादी कर लेनी चाहिए। शहरयार ने हंसकर कहा तो सुल्तान भी हंस दिया। कब तक आएंगे वो लोग? बाबा साईं कह रहे थे कि वो दोपहर के बाद रामपुर से निकलेंगे। शाम तो हो ही जाएगी। फिर वायदा को कब मिलवाओगे? और घर पर मिलवाओगे या घर से कहीं, या फिर कहीं और? सुल्तान ने पूछा। घर पर ही, कल लंच हम साथ ही करेंगे, शहरयार ने कहा। मतलब एक दिन ऑफिस आकर अगले दिन की छुट्टी? सुल्तान ने आंखें छोटी करके घूरा। यार समझा करना, दिल का मामला है, और दिल का मामला तुझसे बेहतर कौन जान सकता है? शहरयार ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। सुल्तान ने हंसकर नफी में सर हिलाया। मुझे डर लग रहा है शहरी। अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर शहरयार ने मायदा को फ़ोन किया था। साथ ही साथ इसे कल लंच साथ करने और फैमिली से मिलने का भी बता दिया था। किस चीज़ से डर लग रहा है मेरी सनशाइन को? शहरयार ने मोहब्बतबाज लहजे में पूछा। अगर अंकल आंटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? आपके भाई और आपकी भाभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? मैंने आपके भाभी को देखा है, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी परफेक्ट है। अगर किसी ने हम दोनों का मवाजना करके मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? मायदा मासूमियत से अपने दिल का खदशा बयान कर रही थी। मायदा, मना किया था ना तुमसे इस तरह की बात करने के लिए? शहरयार ने इसे याद दहानी कराई। जी, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, जिसमें ये वसवसे हर वक्त पैदा होते रहते हैं? मायदा ने लाचारी से कहा। अपने दिल में इस तरह के वसवसे पालने से बेहतर है अपने दिल को मेरी मोहब्बत से आबाद करो, तो इस तरह के वसवसे पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। समझी जाने शहरयार? शहरयार ने बड़े मीठे लहजे में कहा। जाने शहरयार पर मायदा के गाल तब उठे थे। ठीक है,
मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शहरयार ने कहा, नहीं आप मत आइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। अकेले कैसे आओगी मायदा? मैं लेने आऊंगा तुम्हें, शहरयार ने जैसे फैसला सुनाया। शहरी बड़े पापा बड़ी मामा आजकल ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजार रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो? मायदा ने कहा, देख लेंगे तो अच्छी बात है, इन्हें कभी तो पता चलेगा, तो आज ही सही, शहरयार ने कहा। अभी नहीं शहरी, मुझे डर लग रहा है, मायदा ने कहा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें नुकसान देने के लिए तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए सबको शहरयार नाम के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। शहरयार ने ठोस लहजे में कहा। मायदा इसकी मोहब्बत, इसके मान पर फक्र से मुस्कुरा दी। मैं आ जाऊंगी शहरी, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। फिर इसने हंसकर कहा, मेरी मायदा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बात मुझे मेरी मायदा से ज़्यादा पता है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी आना। सी यू सून एंड लव यू, कहकर शहरयार ने फ़ोन रख दिया। मायदा ने भी फ़ोन रखकर गहरा सांस लिया और आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। कल से फतेह मंशर में रौनक छाई हुई थी। जब से वो दोनों आए थे घर में एक खुशी का माहौल बन गया था। अभी भी वो पांचों डिनर से फारिग होकर लिविंग रूम में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हारून साहब की एक नज़र सुल्तान पर थी। इनके चेहरे से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो सुल्तान के लिए कितने खुश हैं। ऊपर से सुल्तान के चेहरे की चमक, इसका नूर का बेइंतहा ख्याल रखना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सुल्तान को इस तरह नूर का ख्याल रखते देखकर कितने ही गुजरे हुए लम्हे इनकी यादों की दीवारों से टकराए थे। जब सुल्तान की आमद पर जब सुल्तान की आमद का इन्होंने सुना था, वो भी तो इसी तरह खुश थे, इसी तरह इसकी माँ का ख्याल रखते थे। वो इन दोनों को देखते दिल से इनकी दायमी खुशियों की दुआ करने लगे। हिना बेगम भी इन दोनों की खुशियों में खुश थी। तुमने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया है, और कुछ तो बताओ इस लड़की के बारे में। शहरयार हिना बेगम की गोद में सर रखे लेटा था। हिना बेगम इसके घने बालों में उंगलियां चलाते हुए हिना बेगम ने इसके घने बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, कल आप इससे सब कुछ खुद पूछ लीजिएगा, बाकायदा इंटरव्यू लीजिएगा, जिस तरह और सांसें लेती हैं। शहरयार ने इन्हें देखकर मजाकिया कहा, मम्मी मैंने भी सिर्फ इसका नाम सुना है, मैंने भी इसे देखा नहीं है। नूर ने जैसे इसकी शिकायत की, अच्छा जी, तुमने नूर को भी इससे नहीं मिलवाया? इन्होंने झुककर पूछा। सुल्तान के अलावा मायदा से कोई नहीं मिला। शहरयार ने आंखें बंद करके सुकून से जवाब दिया। कितने दिन बाद वो इस तरह अपनी माँ की गोद में लेटा इनका ममता भरा लम्स महसूस कर रहा था। सुल्तान की नज़र बार बार इनकी तरफ उठ रही थी। ऐसे मंजर इसकी आंखों में उदासी भर देते थे, जिसे छुपाने के लिए इसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी।
चलो कोई बात नहीं, कल सब मिल लेंगे। मुझे यकीन है मेरे बेटे की पसंद लाजवाब होगी। इन्होंने झुककर शहरयार के माथे पर लब रखते हुए कहा। वो इनकी बात पर मुस्कुरा दिया। कब तक आएंगी तुम्हारी मायदा? हिना बेगम ने लॉन्ज में टहलते शहरयार को छेड़ते हुए पूछा। बस मम्मी, थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। शहरयार ने अपने हाथ में पकड़े फोन को जेब में रखते हुए कहा। इसने मायदा को ही फोन किया था। मायदा ने बताया कि तकरीबन इसे 15 मिनट पहुंचते हुए लगेंगे। चलो ठीक है, तब तक मैं अपनी निगरानी में सारा खाना डाइनिंग हॉल में लगवा देती हूँ। कहते हुए वो हॉल वहां से चली गई और शहरयार बाहर की तरफ चल दिया। शहरयार भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, नूर ने अपने बराबर में बैठे सुल्तान के कान में आहिस्ता से कहा। आपसे कहा था ना, हमारा भाई है, इन मामलों में हमसे 10 हाथ आगे होगा। सुल्तान ने हंसकर कहा। एक बात बताएं, मायदा कैसी है? नूर ने पूछा। बहुत खूबसूरत है, सुल्तान ने जवाब दिया, जिस पर नूर ने आंखें छोटी करके से देखा। आपने पूछा है, आपकी बात का जवाब दिया है, घूरने की जरूरत नहीं है, सुल्तान ने कहा तो वो हंस पड़ी। ऐसे ही घूरा था, देखना चाहते थे आपको मेरा कितना डर है, इसने बड़े मजे से जवाब दिया। दुनिया का कोई शौहर ऐसा नहीं जिसे अपनी बीवी का डर ना हो, सुल्तान ने कहा तो उसकी खिलखिलाती हंसी लॉन्ज में गूंज गई। मायदा आ गई। सुल्तान की नज़र जैसे ही सामने पड़ी, इसने कहा। इसके कहने पर नूर ने भी एकदम दाखिली दरवाजे की तरफ देखा। शहरयार मायदा का हाथ थामे इसे लिए चला आ रहा था। मायदा एक हाथ से शहरयार का हाथ थामे दूसरे हाथ से अपनी स्टिक को मजबूती से थामे चल रही थी। नूर ने मुस्कुराकर इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। मायदा कुछ घबरा रही थी। इसने घबराहट में दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, नूर ने जवाब देखकर इसे बड़ी गौर से देखा। सियाह रंग के कपड़ों में मलबूस सुनहरे रंग वाली हेज़ल ब्राउन बालों वाली लड़की इसे एक नज़र में अच्छी लगी। इसकी हेज़ल ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें इसके चेहरे पर सबसे ज्यादा नुमायां होने वाली चीज थी। नूर ने आंखें बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। कैसी हैं आप? इसने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मायदा ने पूछा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, नूर ने कहा और इसे बैठने का इशारा किया। शहरयार ने एहतियात से इसे बैठा दिया। इसे बैठे हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि डाइनिंग हॉल से हिना बेगम लॉन्ज में आती नजर आईं। वो दूर से मायदा को देख चुकी थी। शहरयार ने इनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। इन्हें आता देखकर मायदा ने अपनी स्टिक संभाली और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। हिना बेगम जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, इसे स्टिक का सहारा लेकर खड़े होते देखकर इनके होठों की मुस्कुराहट लम्हे भर में गायब हो गई, जिसे वहां मौजूद सारे नफूस ने महसूस किया था और जितना मायदा ने महसूस किया था, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। जारी है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में फेवरेट डायलॉग या फेवरेट सीन लिखेंगे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।